तो आपका स्वागत है। आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है ये आपको बायो में भी देखने के लिए मिलेगा और केमिस्ट्री में भी, इसलिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, सो इस चैप्टर को आपको हाई प्रायोरिटी में रख के चलना है। बायोमोलिक्यूल्स देखते हैं क्या होता है। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स जो हमें लिविंग टिश्यू से मिलता है उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। इसकी केमिकल एनालिसिस को देखते हुए समझिए कि जब हम एक लिविंग टिश्यू को लेते हैं और मोर्टार एंड पेसल का हेल्प लेते हुए इसको हम ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड करते हैं तो हमें एक थिक स्लरी मिलता है। अब इस जो थिक स्लरी है इसको हम स्ट्रेन करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ कॉटन क्लॉथ। तो हमें एक फिल्ट्रेट मिलता है, एक रिटेंटेट मिलता है। तो जो हमारा फिल्ट्रेट होता है ना उसको हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, और इसमें वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन होता है। इसी को हम बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और जो रिटेंटेड होता है वो उसको हम कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। और इन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट इट इज़ ग्रेटर दैन 1000 डाल्टन। इसको हम कहते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स, ठीक है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। वही बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें देखने के लिए मिलता है: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। ओके, नाउ आपके एनसीईआरटी में टेबल 9.1 दिया है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि जितने भी एलिमेंट आपकी एक सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं ना, वही सेम एलिमेंट एक सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू में भी प्रेजेंट होता है। बट जो रिलेटिव एबंडेंस होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन का वो ज़्यादा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज़ कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। ठीक है ना, आपको यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट दिए हुए हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, इनका आपको बोला जाए सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है जो एबंडेंस में प्रेजेंट है। सो इसका एक ऑर्डर है, ठीक है ना, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं: ओक्न, OCHN, ओक्न, कस्न, MgSi, ठीक है ना, ओक्न, कस्न, MgSi। ओक्न में OCHN एंड कस्न में CASNA, कस्न, MgSi, ठीक है ना। सिलिकॉन जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, देखो अब हम अमाइनो एसिड की बात करें तो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक कार्बन का आप एटम ले लें, ठीक है ना, एक जगह से COH जुड़ा हुआ है, दूसरी जगह से NH2 जुड़ा हुआ है जो अमाइनो ग्रुप है, और तीसरी तरफ से आपका हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ। और एक ग्रुप जो होता है ना, ठीक है ना, वो वेरिएबल होता है, वो चेंज होता है तो अलग अलग अमाइनो एसिड बनाता है। और हम देखें तो टोटल हमारे पास अभी 20 अमाइनो एसिड्स हम जानते हैं। ठीक है, अब देखो अगर वो जो एक वेरिएबल ग्रुप था अगर वो हाइड्रोजन हो तो उस अमाइनो एसिड को हम कहेंगे ग्लाइसिन। अगर वो वेरिएबल ग्रुप मिथाइल ग्रुप हो जाए तो उसको हम कहेंगे एलेनिन। अगर वो वेरिएबल ग्रुप एक हाइड्रोक्सी मिथाइल हो जाए यानी CH2OH हो जाए तो उसको हम कहेंगे सीरीन। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एसिडिक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप कहोगे ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, वही अगर बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल पूछा जाए तो आप कहोगे HLA, हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। वही एरोमेटिक अमाइनो एसिड पूछा जाए तो आप कहोगे टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफान। ठीक है ना, अलग अलग pH में जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात है। ठीक है, ना अब देखो लिपिड जो होते हैं वो वाटर इंसोल्यूबल होते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, और जो फैटी एसिड होता है और लिपिड जो होता है क्या किन चीज़ों से बना होता है, वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड का बना होता है। और फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू अ R ग्रुप। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ रही है। और जो आपका R ग्रुप है, ठीक है ना, जो आपका R ग्रुप है वो मैक्सिमम 1 कार्बन टू 19 कार्बन तक हो सकता है। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे जो पाल्मेटिक एसिड होता है उसमें टोटल 16 कार्बन्स होते हैं। या ध्यान रहे इसमें हमने कार्बोक्सिल ग्रुप को लिया है, इंक्लूड किया है। अराकिडोनिक एसिड की बात करें तो इसमें टोटल 20 कार्बन्स होता है, इसमें भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को काउंट करा है। ठीक है, समझो ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। ठीक है ना, ये बात समझ
देखो मोनोग्लिसराइड में क्या होता है, एक ग्लिसरॉल होता है, एक फैटी एसिड होता है। डाइग्लिसराइड में क्या होता है, एक ग्लिसरॉल होता है प्लस 2 फैटी एसिड होता है। ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है, एक ग्लिसरॉल होता है प्लस 3 फैटी एसिड होता है, ठीक है ना। कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जिनमें फॉस्फोरस होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और दिस आर फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। लेसिथिन इज एन वन एग्जाम्पल, ठीक है ना। न्यूरल टिश्यू के पास भी क्या होते हैं, लिपिड्स होता है, ओके। सी अब हम न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो देखो न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे है। ये नाइट्रोजिनस बेस जो है वो शुगर के साथ मिल कर के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और फिर न्यूक्लियोसाइड जो है फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिल करके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से हैं, एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये सारे न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं, एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड, ठीक है ना। ये एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, ओके। अब हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। याद करो अभी मैं जो आपको टेबल 9.1 बताया, ओकना, कसना, मक्सी, ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। इनका फंक्शन हमें नोन होता है, ठीक है ना। इसका एक आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, ठीक है। बट कुछ और ऐसे हमें मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, जिसका फंक्शन हमें अभी तक नहीं पता, ठीक है ना। बट वो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के लिए और ह्यूमन वेलफेयर के लिए काफ़ी यूज़ में आते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल 9.3 में आपको सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल दिया होगा। फॉर एग्जांपल पिगमेंट्स, अल्कालॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन्स, लेक्टिन्स, ड्रग्स, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। पिगमेंट्स में आ जाता है कैरोटिनोस, एंथोसियानिन्स। अल्कालॉइड्स में आ जाता है मॉर्फिन एंड कोडीन। टर्पिनोइड्स में आ जाता है मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स। एसेंशियल ऑयल्स में आ जाता है लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स में आता है एब्रिन एंड रिस्टिन। लेक्टिन्स में आता है कनकेनावेलिन ए। ड्रग्स में आता है विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में आता है रबर, गम्स एंड सेलुलोज। देखो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो देखो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो। ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को बता भी दिया कि ऐसे सॉल्युबल पूल में वो मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन के रेंज में हो, ठीक है ना। और एसिड इंसोल्युबल पूल में कौन आते हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स आते हैं एंड लिपिड्स आते हैं। देखो लिपिड एक एक्सेप्शन है। लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना वो बहुत कम होता है, इट इज़ लेस देन 1000 डाल्टन। फिर भी हम इसको हम क्या करते हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में इसको हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है, ठीक है ना। ये एक पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है, ठीक है ना। ये एक साथ जुड़ करके क्या बना लेता है, ठीक है। ये एक साथ जुड़ जाता है एंड जुड़ करके फर्दर एक बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसलिए जो लिपिड्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी, स्ट्रिक्टली इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं कहेंगे, ठीक है ना, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की कैटेगरी को ले। देखो एसिड सॉल्युबल पूल में साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो टेबल 9.4 आप देखोगे तो वहाँ पे सेल का जो कंपोजिशन, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल दिया हुआ है। वाटर का कितना परसेंटेज है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, ठीक है ना। इसमें से आपको अगर ऑर्डर देखना हो तो इसका लिए आपके पास एक निमोनिक है, ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। वाइट पेंटेड न्यू कार्ड ली, वाइट से आता है, वाटर पेंटेड से आ जाएगा प्रोटीन, न्यू से आ जाएगा आपके पास न्यूक्लिक एसिड, कार से आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, एल से आ जाएगा आपके पास लिपिड्स, आई से आ जाएगा आयंस, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रख सकते हो। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर होता है, नॉट अ होमोपॉलीमर, ठीक है। आगे बात समझ। जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड का वो है कोलाजन, और यूनिवर्स का जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है पूरे बायोस्फीयर का वो है रूबिस्को। अब हम आते हैं पॉलीसेकेराइड में, ठीक है ना। ग्लूकोज इज अ सेलुलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। बहुत सारे ग्लूकोज मिल करके क्या बनाते हैं, सेलुलोज बनाते हैं, और इसमें सिर्फ ग्लूकोज है तो इसको हम कहेंगे होमोपॉलीमर, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। और
इन्युलिन जो है, इंसुलिन नहीं, इन्युलिन, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है ना। और जब हम पॉलीसेकेराइड चेन की बात करेंगे, इसका जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग एंड होता है और इसका जो लेफ्ट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। ध्यान में रहे एक इंपॉर्टेंट बात, ये PYQ में भी आ चुका है, स्टार्च जो होता है एक हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है और यही स्ट्रक्चर की वजह से ये आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को स्टोर कर पाता है। तो जब हम इसका टेस्ट करते हैं, मतलब स्टार्च और आयोडीन जब मिलते हैं तो ब्लू कलर ये देते हैं, लेकिन वही सेलुलोज के साथ आयोडीन अगर आए इंटरेक्ट करे तो ये ब्लू कलर नहीं देते, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वैसा होता ही नहीं कि ये I2 को क्या कर पाए, होल्ड कर पाए, ठीक है ना। देखो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स और काइटिन का बना होता है, ठीक है ना। और जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना वो आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। देखो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की बात करें तो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें एमाइनो एसिड के सीक्वेंस का पता चलता है, पोजिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, ठीक है। और इसका जो लेफ्ट वाला एंड होता है वो एंड टर्मिनस होता है और जो लास्ट वाला एंड होता है यानी जो राइट एंड होता है वो होता है सी टर्मिनस, ठीक है। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हेलिक फॉर्म है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट के फॉर्म में ये रहता है, ठीक है ना। ओके नाउ अब प्रोटीन्स में हम जो हेलिसेस देखते हैं ना, ये राइट हैंडेड हेलिसेस हमें ऑब्जर्व होते हैं। नाउ टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये होलो वूलन बॉल की तरह होता है। क्वार्टरनी स्ट्रक्चर की बात मैं करूँ, इसका एग्जांपल है एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन। इसमें 4 सब यूनिट होते हैं, 2 सब यूनिट अल्फा टाइप के होते हैं और बाकी 2 सब यूनिट बीटा टाइप के होते हैं। प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी में पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, टर्सरी में पेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, ठीक है ना। इन जो हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स देखे हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो देखे हैं, इसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स बनने के लिए एमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। शुगर्स में कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। लिपिड्स में कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, ईस्टर बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। और इन सब में ये सब बनते हैं रिमूवल ऑफ वाटर से। और ध्यान रहे जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलता है सो उसमें बनता है 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ओके। अब हम देखते हैं एंजाइम्स। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जिस तरीके से केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने के लिए कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है ना, जो बॉडी के रिएक्शंस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है ना, बायो कैटलिस्ट, उसको हम एंजाइम कहते हैं। देखो ऐसे समझो कि सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं ना वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, वो है राइबोजाइम्स जो न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, ठीक है ना। नाउ ओके, नाउ इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी होते हैं, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं जो एफिशिएंटली वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, वाइल एंजाइम्स गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस। जो थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है ना, जो थर्मल स्टेबिलिटी देखो थर्मल स्टेबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम, ठीक है ना, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कुछ एंजाइम होते हैं जो उन ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट होते हैं जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में रहते हैं, जैसे हॉट वेंट्स हो गए, सल्फर स्प्रिंग्स हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर। तो ऐसे ही एनिमल्स को हम कहते हैं कि इनके पास थर्मल स्टेबिलिटी है, एंजाइम्स इनका डीनेचुरेट नहीं हो रहा है, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। एक सिंपल सा रूल है जो आप ध्यान में रखिए कि जब भी रेट डबल होता है और डिक्रीज बाय हाफ, ठीक है ना, रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो एंजाइम का पावर अभी आप देखोगे, यहाँ पे समझोगे, ध्यान से समझो कि एंजाइम का क्या पावर है। इट्स रियली वेरी पावरफुल। आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलता है वो कार्बोनिक एसिड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है ना, कार्बोनिक एसिड बनाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, जब एंजाइम एब्सेंट होता है ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है।
200 मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं 1 घंटे में। वही जब यहाँ पे हम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रोस को ला देते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, 6 लाख और 600,000, ठीक है, मीन्स 6 लाख मॉलिक्यूल्स, टोटल 6 लाख मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड एवरी सेकेंड, ठीक है ना। 600,000 मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड एवरी सेकेंड। सो यू कैन सी कि एक एंजाइम के आने से इतना रिएक्शन जो है 10 मिलियन टाइम एक्सेलरेट हो गया। दिस इज़ द पावर ऑफ एंजाइम। ओके, नाउ देखो एंजाइम का जो एक्शन होता है ना, उसको हम स्टेप वाइज मैनर में देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है ना, वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को ढूंढते हुए आता है, ठीक है ना। और जो सबस्ट्रेट है ना, वो इट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, ठीक है ना। उसके बाद उसमें वो टाइटली फिट हो जाता है। सबस्ट्रेट इट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड और न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स इज फॉर्म, और एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट और फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल्स। ये स्टेप वाइज आपको समझना है कि सबसे पहले सबस्ट्रेट आता है, एक्टिव साइट पे लगता है, उस पर कुछ एंजाइम को इंड्यूस करता है, फिर टाइटली फिट होता है, फिर केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट केमिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, फिर एंजाइम रिलीज होता है और दूसरे सबस्ट्रेट या दूसरे मॉलिक्यूल के लिए वो रेडी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। वो है टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है ना। टेम्परेचर और पीएच से एंजाइम इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव, ठीक है। और एंजाइम जनरली इट फंक्शंस वेल इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत लो हुआ तो एंजाइम जो होता है अपने इनएक्टिव स्टेट में होता है। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो एंजाइम जो होता है वो डीनेचर हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल sets of enzyme activity, this process is known as inhibition and the chemical is called inhibitor. इनहिबिटर जो होता है ना, वो क्लोजली रिसेंबल करता है सबस्ट्रेट को। इस टाइप की इनहिबिशन को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है ना, ड्यू टू इस क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। इसका एग्जांपल है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट, ठीक है ना। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। देखो अब हम क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स देखते हैं। देखो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, जिस टाइप के रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं उसके हिसाब से हमने एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया है, जो फर्दर 4 से 13 सब क्लासेस उनमें होते हैं, ठीक है ना। एंड इट इज़ नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है। ये फैक्ट को आप ध्यान में रखोगे। देखो सबसे पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेसेस और डिहाइड्रोजिनेसेस। ये वो एंजाइम होते हैं जिसमें ऑक्सीडो रिडक्शन होता है। ट्रांसफेरेस में क्या होता है, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ अ ग्रुप होता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये वो एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक ये सब चीज़ करते हैं। लाइसिस की बात करें, इट इज़ अ रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, ठीक है ना, अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड, ठीक है ना। आइसोमेरेसिस की बात करें तो बेसिकली इट इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। लाइगेसिस की बात करें तो ये वो एंजाइम्स होते हैं जो 2 कंपाउंड को लिंक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट आपका हमारा टॉपिक है जहाँ से बीते सालों में बहुत क्वेश्चंस देखे गए हैं। देखेंगे एंजाइम्स जो होते हैं ना, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन वाला पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। और कोफैक्टर ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक 2 टाइप्स के होते हैं, टाइटली बाउंड हो सकते हैं, ठीक है ना, और लूजली बाउंड हो सकते हैं, ठीक है ना। टाइटली बाउंड जो होंगे उसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक। प्रोस्थेटिक में क्या आते हैं, परऑक्सीडेज आता है, कैटेलेज आता है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करता है वाटर में एंड ऑक्सीजन में, ठीक है ना। हीम भी क्या है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है ना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। और जो लूजली बॉन्ड होता है ना, इसका लूजली बॉन्ड होने का मतलब है कि इनका एसोसिएशन जो होता है ना वो ट्रांजिएंट होता है। एपो एंजाइम के साथ प्रोटीन वाले पार्ट के साथ इनका एसोसिएशन ट्रांजिएंट होता है, ठीक है ना। और इनके एग्जांपल्स हैं
इसको हम कहते हैं कोएंजाइम। जो लूजली बॉन्ड वाले होते हैं, जो ट्रांजिएंट होते हैं, उसको हम कहते हैं कोएंजाइम। इसका एग्जांपल है NAD, निकोटिनामिड एडेनिन, ठीक है ना। बेसिकली ये ज़्यादातर विटामिन होते हैं। और एक एग्जांपल है NADP, ठीक है ना, और ये कंटेन करता है विटामिन नियासिन। और लास्ट वाला है इनऑर्गेनिक, इसमें मेटल आयंस आते हैं जैसे जिंक। ये कोफैक्टर है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का, ठीक है ना, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का ये कोफैक्टर है। सो दैट वाज देयर इन दिस चैप्टर।